So good morning everyone. I welcome you all to 5 AM करंट अफेयर सुपर सीरीज में। आज 22 फरवरी है। डिस्कस करते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ सौरभ पांडे। आप अगर IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स के मेरे कोर्सेज हैं। अभी IR का कोर्स और साइंस एंड टेक का कोर्स आपका मार्च महीने में लॉन्च हो रहा है। अभी मेरा ऑप्शनल एग्रीकल्चर का, आई एम टेकिंग द ऑप्शनल एग्रीकल्चर, इसके अलावा दूसरे ऑप्शनल भी चल रहे हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट्स के लाइव क्लासेस होती हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। बहुत सारे बैच कोर्सेज हैं आपके 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, इंग्लिश में, हिंदी में, वीकेंड कोर्सेज हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। तो आप अपनी तैयारी एक प्लान तरीके से कर सकते हो। करना क्या, unacademy.com या फिर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो और वहाँ पे UPSC CSC सेलेक्ट करना है। ऑप्शनल और GS दोनों चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी। GS में आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, प्रीलिम्स, मेंस, स्पेसिफिक, सारे कवर कराए जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन ये है कि 1 साल या 2 साल का, 3 साल का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इस पूरे ड्यूरेशन में जितने भी क्लासेस, इंडिविजुअल कोर्सेज, बैच कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। मतलब पूरे IAS की एग्ज़ाम की आपकी पूरी तैयारी है। इफ़ यू आर यूजिंग दिस कोड SPLIV, एक तो जो अमाउंट है दैट विल रिड्यूस बाय 10%। आप मेरे क्लासेस तो कर ही सकते हैं, साथ में दूसरी क्लासेस, दूसरे जो कोर्सेस हैं वो भी आपके लिए फ्री होंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। देखो, इस समय कोरोना काल के का ये जो समय है और हम लोग कह रहे हैं कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स वी शेप्ड रिकवर हम हो रहे हैं। और ये जो पैंडमिक है, इस पैंडमिक की वजह से आपका इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस हुई है और ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी इतनी हाई नहीं हो जाए कि लोग बेसिक जो नीड्स हैं उनकी पूरी ना हो पाए। इट मीन्स जो उनकी अफोर्डेबिलिटी पार्ट है वो हमें ध्यान में रखना है कि वो जो फूड सिक्योरिटी पार्ट है वो हमें ध्यान में रखना है। मतलब फूड की जो एक्सेसिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, ये सब चीज़ों पर हमें ध्यान में रखना है। इसी को ध्यान में रखते हैं क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ा एक तबका है जो कि एक टाइम ही खाना उसको मिल पाता है, या फिर वो हंगर फेस कर रहा है, या मैल न्यूट्रिशन को फेस कर रहा है। मैल न्यूट्रिशन मतलब जो नरिशमेंट है वो नहीं मिल पा रहा है, या तो ज़्यादा है या कम है। ज़्यादा के केसेस तो कम ही है, लेकिन ऐसे लोग जिनको बेसिक जो न्यूट्रिशन मिलते हैं वो बेसिक न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पा रहे, तो उनको फूड ईज़िली अवेलेबल कराना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की थी। और इसी को ध्यान में रख के आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी आपका लॉन्च किया गया था। अब इसके अंदर क्या है, अंडर दिस राशन कार्ड होल्डर्स आर अलाउड टू बाय 5 kg of food grains per person each month at a subsidized rate of ₹2 per kg of wheat and ₹3 per kg of rice। तो जो राशन कार्ड होल्डर्स है, ही इज़ अलाउड टू बाय 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स, 5 kg फूड ग्रेन्स पर पर्सन ईच मंथ, सब्सिडाइज रेट। तो ये जो डेटा है ये आपको याद रखना है। सेंट्रल इशू प्राइस मतलब क्या होता है? सेंट्रल इशू प्राइस मतलब जिस प्राइस में जो फूड ग्रेन्स हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसे हम कहते हैं वी कॉल इट एज सेंट्रल इशू प्राइस। सो ये हैज़ नॉट बीन इंक्रीज सिंस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज इनैक्टेड इन 2019। तो यहाँ पे देखो बेसिक डेटा में दिक्कत है। ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो आपका कब आया था? 2013 में। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ये जो स्टेटमेंट है सही है। इट इंक्लूड्स मिड डे मील, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये सभी आपके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कवर होते हैं। जैसे मिड डे मील स्कीम है जिसमें बच्चों को फ्री में फूड दिया जाता है जब वो स्कूल में है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, PDS शॉप्स होती हैं जहाँ पे कम प्राइस में, जो आप देख रहे हो इन प्राइजेस में लोगों को फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी 2 स्टेटमेंट सही है। सो आंसर इज 1 and 3। क्यों ये प्रश्न बना है आपका? यहाँ पे इंक्रीज राशन शॉप प्राइजेस ऑफ राइस एंड व्हीट, इकोनॉमिक सर्वे 2021 ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोंगल बर्ड काउंट। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, पोंगल बर्ड काउंट टेकिंग प्लेस इन कर्नाटका सिंस 2015। इट इज़ एन एनुअल बर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम ऑफ द स्टेट वेयर पीपल ऑब्जर्व बर्ड्स फॉर अ मिनिमम ऑफ 15 minutes and upload the sighting into bird listing and documentation platform eBird। पोंगल is multi-day harvest festival of साउथ इंडिया। देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है
कि ये जो पोंगल बर्ड काउंट है, इसको आप बहुत जगहों पे वैसे भी जब आप कोई आंसर लिखते हो, सिविल सोसाइटी का क्या रोल है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन में, तो ये इसको आप कोट कर सकते हो। टेक्नोलॉजी के रोल के बारे में जब आप बता सकते हो तो आप ये कह सकते हो कि ये जैसे ई बर्ड है, जिसमें आपने बर्ड की फ़ोटो खींची और उसको फिर आपने अपलोड कर दी, लोग भी उस बर्ड के बारे में अवेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो पोंगल बर्ड काउंट है ये टेकिंग प्लेस इन कर्नाटका, तो ये कर्नाटका नहीं है, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में ये 2015 से हो रहा है। पोंगल को थाई पोंगल भी कहते हैं, जो कि हिंदू हार्वेस्ट फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किया जाता है सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है। वाइल ऑन वन साइड पोंगल बर्ड काउंट इज कंडक्टेड, दूसरे तरफ आपका क्रिसमस बर्ड काउंट कंडक्ट किया जाता है। तो ये एक यूनिक फीचर है। इसमें अगर मल्टीपल अप्रोच किया भी जाता है तो अच्छी चीज़ है। तो एक तरफ जहाँ पे पोंगल बर्ड काउंट आपका हो रहा है, तो दूसरी तरफ आपका क्रिसमस बर्ड काउंट हो रहा है। तो ये दो चीज़ें हैं साउथ इंडिया में आपकी है। क्रिसमस बर्ड काउंट और द CBC, ये सेंसस ऑफ द बर्ड्स इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो कि परफॉर्म किया जाता है हर साल इन अर्ली नदर्न हेमिस्फीयर विंटर बाय वॉलंटियर बर्ड वॉचर्स एंड एडमिनिस्टर्ड बाय नेशनल, ये एडमिनिस्टर किया जाता है बाय नेशनल ऑडुबॉन सोसाइटी। ये जो आपका क्रिसमस बर्ड वॉच है, तो ये आपका कंडक्ट किया। तो ये थोड़ा सा बेसिक पॉइंट्स आप लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, देखो ऐसे कोई स्टेटमेंट्स जो जर्नल इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ इस स्टेट में लोकेटेड है, ये इसका चेयरमैन है, इस नंबर की सबमिट हुई थी, इस टाइप के स्टेटमेंट्स आपके गलत होते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत है। आंसर आपका है दैट इज D 2 and 3। नेक्स्ट देखते हैं, ये न्यूज़ है जिस बेसिस पर ये आपका क्वेश्चन बना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्वांटम कंप्यूटर्स। देखो क्वांटम कंप्यूटर्स भी काफ़ी अधिक अब न्यूज़ में रहते हैं। आज के समय के जो कंप्यूटर्स हैं, जो कि आप कह सकते हो कि क्वांटम कंप्यूटर के सामने उनकी एफिशिएंसी कंपैरेटिवली कम है। आजकल ये पॉसिबिलिटी है क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके जो प्रेजेंट हाईली सोफिस्टिकेटेड जो आपका कंप्यूटर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को इजीली ब्रीच किया जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम शब्द का ही आप मतलब ये समझ सकते हो कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के जो वी कैन से जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के वी कैन से कि जो उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के, उन बेसिक प्रॉपर्टीज़ को ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और उस बेसिस पर इस कंप्यूटर को या क्वांटम कंप्यूटर को डेवलप किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ टू यूज़ फेनोमेना इन क्वांटम फिजिक्स टू क्रिएट न्यू वेज ऑफ कंप्यूटिंग, जैसा भी हमने डिस्कस किया। क्वांटम कंप्यूटर हैव बीन इन डेवलपमेंट सिंस 1980s। Unlike normal computer bit which can be 0 and 1, qubit can be one of those। अब देखो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्वांटम कंप्यूटर का। ये तो पॉइंट कॉमन से है, क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप भी किया जा रहा 1980s से, ये भी ठीक है। इसकी स्टडी हाउ टू यूज़ फेनोमेना इन क्वांटम फिजिक्स टू क्रिएट अ न्यू, किस तरीके से कंप्यूटिंग आप कर सकते। अब यहाँ पे देखो जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं वहाँ पे नॉर्मल जो बिट्स हैं वो उनकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, लेकिन क्यूबिट के केस में ये 2 से भी ज़्यादा वैल्यूज़ आपकी हो सकती है। यहाँ पे लिखा कैन बी वन ऑफ दोज, तो यहाँ पे ये 2 के अलावा भी वैल्यूज़ हो सकती है। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके होते हैं। तो यहाँ पे ये हाईली सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स बन सकते हैं, जहाँ पे नॉर्मल कंप्यूटर की जो बिट वैल्यू है वो 0 या 1 हो सकती है। यहाँ पे जो क्यूबिट है उसकी मोर देन 2 वैल्यूज़ भी आपकी हो सकती है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी 2 स्टेटमेंट सही है। आंसर इज 1 and 2। तो यहाँ पे IBM टॉप एग्जीक्यूटिव सेज क्वांटम कंप्यूटर्स विल नेवर सुप्रीम ओवर क्लासिकल्स वन। Next, I consider the following statement about economic survey suggestions on health sector. An increase in public spending from 1% to 2.5 to 3% of the GDP can decrease the out-of-pocket expenditure from 65% to 30% of the overall healthcare spend. About 35% of the death in India are now caused by non-communicable diseases. The life expectancy in a country correlate positively with per capita income,
पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर। देखो बहुत ज़्यादा, अगर इस बार का इकोनॉमिक सर्वे देखोगे तो बहुत चीज़ों पर फोकस किया, हेल्थ एस्पेक्ट पर भी फोकस किया गया, क्योंकि ये पेंडेमिक का समय था और हमने ये रियलाइज़ किया कि हमें हेल्थ सेक्टर पे भी काफ़ी कुछ इम्प्रूव भी करने की ज़रूरत है और काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें इम्प्रूव करना ही है, पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीज करनी है, 1 से 2.5 से 3% ऑफ द जीडीपी तक हमें इंक्रीज करना है ना, स्पेंडिंग फ्रॉम एंड कैन डिक्रीज द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर 65 to 30%। क्योंकि अगर हेल्थ केयर है, अगर हेल्थ केयर के कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप लोग को अवेलेबल हो रहे हैं, तो बेस्ट पार्ट इसका क्या है कि जो लोग हैं जिनकी इनकम ज़्यादा नहीं है उनके लिए आसानी हो जाती है कि वो हेल्थ केयर को, उनकी अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी पार्ट, मतलब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर की तरफ हम मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, क्योंकि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को विजिट करते हो तो बहुत खर्चा होगा, सरकारी हॉस्पिटल्स को करते हो तो आपको क्वालिटी सर्विसेज मिल सकती हैं, और साथ में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करते हैं और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी आपका रिड्यूस होगा। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, खासतौर से इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा मतलब जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो थोड़ा सा इन एंगल्स में आपको ध्यान में रखना है। अबाउट 35% ऑफ द डेथ्स इन इंडिया आर नाउ कॉज्ड बाय नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अबाउट 65%, ये डेटा आपको याद रखना है, क्योंकि जो डेटा मेंशन्ड है वो डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। मतलब जो डेटा आपके मेंशन्ड है उन डेटा को आपको थोड़ा सा याद रखना है, खासतौर से इकोनॉमिक सर्वे वाले जो डेटा हैं जो इम्पॉर्टेंट है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस पर मैं आपका एक प्रॉपर डिस्कशन भी, आई विल कंडक्ट अ प्रॉपर डिस्कशन ऑन द इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, क्योंकि ये 65% जो डेथ है वो याद रखना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन अ कंट्री कोरिलेट पॉजिटिवली विद द पर कैपिटा पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे अगर हम पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज करते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि जो हेल्थ केयर है उसकी एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी भी आपकी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट गलत, ये सेकंड गलत है, बाकी सही है। आंसर आपका होगा दैट इज़ 1 and 3। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इकोनॉमिक सर्वे ने हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस फॉर हेल्थ कैन लीड टू पॉवर्टी। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA एक्ट 2010. FCRA is a law enacted by Parliament to regulate foreign contribution, especially monetary donation provided by certain individual or associations to NGOs and other within India, to check that foreigners are not affecting India's electoral politics, public servant, judges, journalists, NGOs, etc. for the wrong purposes. If someone violates the FCRA Act, he can be sent to jail for up to 7 years. Earlier, as per the market value of the gift items in India, was rupees 25,000, now it has been raised to rupees 50,000। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो न्यूज़ भी है, इंडिया टाइटन्स ओवरसाइट ऑन फंड्स रिसीव्ड बाय एनजीओस। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आपका हमेशा से न्यूज़ में भी रहा है, और यहाँ पे मेनली जैसे अगर बाहर से पैसा आता है और वो पैसा कोई इंडिविजुअल, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, जो एनजीओस है, तो अगर वो एनजीओस लेते हैं तो उन्हें प्रॉपर सरकार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसको रेगुलेट करने का एम है, क्योंकि कई बार जब बाहर से पैसा आता है तो वो किसी पर्पज़ के लिए आता है और वो फिर कंट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ पे ये जो इनेक्ट किया गया था, तो यहाँ पे कितना पैसा, मतलब जो टू रेगुलेट फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड बाय सर्टेन इंडिविजुअल एसोसिएशन टू एनजीओस या दूसरा कोई भी इंडिविजुअल भी विद इन इंडिया, टू चेक फॉरेनर्स आर नॉट अफेक्टिंग इंडियाज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इंडिया के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, पब्लिक सर्वेंट, जर्नलिस्ट, एनजीओस, इनको वो अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। इफ समवन वायलेट द FCRA एक्ट, ही कैन बी सेंट टू जेल up to we can say 7 years. Earlier, as per the market value of the gift item in India was rupees 25,000. Now it has been increased to rupees 50,000. तो यहाँ पे एक चीज़, अगर कोई वायलेट करता है इस एक्ट को तो उसको 5 साल की जेल हो सकती है। और जो अर्लियर ये था कि गिफ्ट आइटम इन इंडिया वॉज रुपीज़ 25,000, अब इसको इंक्रीज करके 1 लाख रुपए तक का गिफ्ट दिया जा सकता है। तो इसमें आपको कोई चेकिंग और ये सब नहीं होगी। तो यहाँ पे ये अमाउंट ये गलत है, इट्स नॉट 50,000, इट्स 1 लाख, एंड ये स्टेटमेंट गलत है दोनों। सो जो आंसर आपका होगा दैट इज 1 and 2। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इकोनॉमिक रिकवरी शेप्स। V-shaped recovery means that the economy bounces back quickly to its baseline
बिफोर द क्राइसिस विथ नो हिकअप्स along द वे। वी शेप मतलब इस तरीके से एक बार डिक्लाइन हुए फिर आप ऊपर जा रहे हो। द यू शेप्ड द इकोनॉमिक डैमेज लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिफोर इवेंचुअली रीचिंग द बेस लाइन लेवल ऑफ द ग्रोथ। तो पहले आपका डिक्रीज किया, फिर काफ़ी समय तक वही स्थिति रहेगी और फिर आपकी ऊपर जाती है, तो यू शेप्ड हो गई। डब्ल्यू शेप्ड रिसेशन ऑल्सो कॉल्ड अ डबल डिप। द इकोनॉमी मूव्स बियॉन्ड अ रिसेशन इनटू अ पीरियड ऑफ रिकवरी बिफोर फॉलिंग बैक डाउन अगेन इनटू अनदर रिसेशन। तो यहाँ पे जैसे इस तरीके से एक बार डाउन गई, फिर ऊपर गई, फिर डाउन गई, फिर ऊपर गई, ठीक है, इस तरीके से आपका। तो यहाँ पे एक बार डाउन गई, फिर ऊपर गई, फिर डाउन गई, फिर ऊपर गई, तो ये डबल डिप आपकी हो जाती है। तो वी कॉल इट एज डब्ल्यू शेप्ड रिसेशन। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं और आंसर इज दैट इज 1 और 2 3। तो इकोनॉमिक सर्वे में वी शेप्ड रिकवरी की बात की गई है, सो ये ध्यान रखना है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि द कंसेप्ट चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यू कैन यूज़ द कोड SP Live। साइंस टेक डेली सेशन जरूर से देखें, और संडे का जो सेशन था हिस्ट्री न्यूज़ जिसपे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, उसको भी आप लोग जरूर से देखें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।